हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्लास 12th मैथमेटिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज जो हमारा सेक्शन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, इससे पहले की ऑलरेडी मैं वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके जो पहले के क्वेश्चन है तो इसको आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 53 से लेकर 67 है जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर जो पहला है 53, उसके अंदर एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है P और ये 3/3 की मैट्रिक्स है। इसमें आपसे पूछा है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन ये, कि इसके अंदर क्या किस तरह की मैट्रिक्स है। इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नन मैट्रिक्स। तो अगर आप देखें इसको, अगर आपको मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा हुआ है जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो आप एनसीईआरटी की जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें चेक कर सकते हैं कंसेप्ट को। तो देखेंगे कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो इसके अंदर रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट तो आप ये देख पाएंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो ये आपका जो आंसर होगा इसका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। लेकिन अगर हम और ऑप्शन चेक करें तो डायगोनल मैट्रिक्स ये नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी एक नंबर नॉन ज़ीरो हो सकता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो 4 और ये 4 आ रहे हैं ये भी यहाँ पर ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसलिए डायगोनल नहीं है। अब यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही 1 होते हैं और बाकी कोई एलिमेंट्स, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 2 और 0। 3/3 की मैट्रिक्स है हमारे पास। और इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने किया हुआ है। उसके अंदर एंट्रीज जो थी वो 2 और 0 नहीं थी, उसमें 1 और 0 थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन ये सेम ही रहा। क्योंकि अगर हम 3/3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, सपोज यहाँ पर मैं 3/3 की एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, है ना, तो इसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो 9 एलिमेंट्स होते हैं और सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो हम यहाँ पर 2 0 डाल सकते हैं, है ना, फर्स्ट एलिमेंट में, यहाँ पर भी 2 या 0 डाल सकते हैं, इस तरह से यहाँ भी 2 या 0। तो हर सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, 2 0 या 2 0, हम कहीं भी 2 0 डाल सकते हैं। 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कितना है, 2⁻9 ऑप्शन होंगे, 2⁻9। और 2⁻9 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे, तो ये आता है आपका 512। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन अगर मान लीजिए आते हैं आपके पास कि 3 एंट्रीज हो सकती हैं, तो आपके पास वो 3⁻9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सभी के लिए 2 डाल सकते हैं, 0, ये तो दो ऑप्शन हो गए यहाँ पर, 2 या 0। तो एक तरह से ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और मैट्रिसेस में इसको इन्वॉल्व करके पूछा गया, तो इसका आंसर आपका डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 और इसके अंदर दो इक्वल मैट्रिसेस दी हुई हैं और आपको x प्लस वाई पूछा, x प्लस वाई है, लेकिन यहाँ पर x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं स्मार्टली देखूँ तो मैं किसी भी टर्म को इक्वेट करके आसानी से x y निकाल सकता हूँ। लेकिन ये जो 4 है, 4x, मैं इसको अगर इससे इक्वेट करता हूँ तो बड़ी ईजिली हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4x इज इक्वल टू x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से x जो है हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें या तो आंसर बी हो सकता है या सी हो सकता है, जिसमें x की वैल्यू 2 है। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट कर देता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2x, अब 2 की वैल्यू रख देता हूँ 2, है ना, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज़ 3। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, ये आंसर इसका होगा P। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 56, दिस इज योर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पर दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, एक मैट्रिक्स A दी हुई है, एक मैट्रिक्स B दी हुई है। हमसे पूछा है व्हाट इज़ A माइनस B। तो अगर आप सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड करेंगे तो पहला जो एलिमेंट है साइन इनवर्स x पाई, और इसको आप माइनस करेंगे इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा साइन इनवर्स x पाई और कॉस इनवर्स x पाई। तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगा। ये होता है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है π/2। ओके, तो जो आप a माइनस बी करेंगे तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा π/2। ओके, तो पहला जो एलिमेंट आएगा π/2 आ गया। अब tan इनवर्स x पाई
माइनस टेन इनवर्स एक्स पाई 0 हो जाएगा। ओके, देन साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स पाई, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर कॉट इनवर्स पाई एक्स एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स पाई एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये इसकी वैल्यू भी होती है पाई बाई टू। अब एक्स के साथ कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर पाई दी हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। तो इसका जो वैल्यू है वो भी पाई बाई टू होगी, यानी जो मैट्रिक्स होगी आपकी तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए 1/पाई और 1/पाई तो बाहर है ही, तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ मैट्रिक्स आ जाएगी पाई बाई टू 0 0 पाई बाई टू। ओके, तो पाई से सॉरी यहाँ पर पाई है तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा है ना, और 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा I1001 यानी I/2। तो I/2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, दिस इज योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा यहाँ लगाया हुआ स्टार, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन क्या है पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें कहा गया आपके पास कि A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3/m एंड 3/n रेस्पेक्टिवली, है ना, एंड m इज इक्वल टू n, ये दिया हुआ कि m और n जो है वो बराबर है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a माइनस 2b इज। अब हम ऐड करते हैं मैट्रिक्स को या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी a और b का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल होगा, है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब 5a माइनस 2b का ऑर्डर वही होना चाहिए जो a का या b का ऑर्डर है। अब a का ऑर्डर क्या है 3/m और b का ऑर्डर क्या है 3/n, और m और n बराबर दिए हुए हैं, तो यानी पहला तो नंबर होगा तो रोज़ तो इसके अंदर 3 ही होंगी, इसके अंदर रोज़ जो होंगी वो 3 ही होंगी, तो 3 आएगा। और कॉलम उसके अंदर कितने होंगे, कॉलम होंगे या तो m होंगे या तो n होंगे, क्योंकि m और n बराबर हैं। अब हमें m नहीं पता n भी नहीं पता, है ना, तो ये 3/4 हो सकता है, ये भी 3/4 हो सकता है, ये 3/5 होगा तो ये भी 3/5 होगा, ये होगा कंडीशन। ये अगर 3/7 होगा तो ये भी 3/7 होगा, 3/100 होगा तो ये भी 3/100 होगा, यानी 3 कितना होगा, वो नंबर या तो m होगा या n होगा। तो m/3 तो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि पहले आपके पास 3 ही आना चाहिए तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ हो सकता था लेकिन ये जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है। इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी एनीथिंग। ये m/n नहीं हो सकता क्योंकि पहले जो है नंबर वो फिक्स ही है, वो है 3, ये तो फिक्स है ना, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका पास 3/n, तो यहाँ पर n जो है वो हो सकता है, ये n इक्वल टू m भी हो सकता है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन ये होता तो वो भी करेक्ट होता 3/m, क्योंकि m और n बराबर हैं। तो हमारे पास ये नहीं पता इसका ऑर्डर जो है वो 3 इट कैन बी 3/1, इट कैन बी 3/2, इट कैन बी 3/4, 5, 6, 7 एनीथिंग, और वो जो नंबर है वो n और m बराबर होगा, तो इसलिए हम इसको 3/n कह सकते हैं या 3/m कह सकते हैं, तो ऑप्शन इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है 58। इसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको उसका स्क्वायर करना है, तो बहुत सिंपली हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। हमारे पास है 0 1 0 0 1 एंड 1 0। ओके, तो इसको अगर हम इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई करें 0 1 1 0, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 इंटू 0 1 इंटू 1, तो 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी हमारी, इसका ऑप्शन डी है करेक्ट। ठीक है, अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है आपका, वो घुमाकर पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन सेम यही है। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए यहाँ पर दी हुई है इस 59 क्वेश्चन में, उसी मैट्रिक्स को 2/2 की मैट्रिक्स है और उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी नॉन डायगनल एलिमेंट्स 1 है, तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स ये हो गया और ये हो गया 1 है। ठीक है, यहाँ वो ये हो गया 1 है। ठीक है, और जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, मैंने आई इज इक्वल टू जे, इसका मतलब होता है डायगनल एलिमेंट्स वो 0 हैं, तो डायगनल एलिमेंट्स 0 थे। इसी मैट्रिक्स के बारे में वो पूछ रहा है और कह रहा है इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर हमने अभी निकाला, ये होता है और ये क्या होता है आई, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, दैट इज़ आई। तो सेम क्वेश्चन ही है, तो इसको जो हमें ए मैट्रिक्स दी थी उसको पूछने का अलग तरीके से पूछा गया है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो है ये 60 क्वेश्चन, इसमें मैट्रिक्स दी हुई है आपको 3/3 और आपसे पूछा है किस तरह की मैट्रिक्स है। तो पहला जो ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो हम जानते हैं पहचानते हैं कि इसमें 1 1 होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो ऑप्शन तो ये सही नहीं होगा। अब बाकी जो दिया हुआ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए हमें चेक करना होगा, तो हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो वी गेट दिस इज़ 1 0 0, ओके दिस इज़ 0 2 0 एंड दिस इज़ 0 0 4।
तो आप देखेंगे ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आ गई। अगर ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए होगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेक्ट। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। अब 61 में भी इसी तरह से फिर दोबारा एक मैट्रिक्स आपको पूछी है और इसमें पूछा है कि ये बताइए मैट्रिक्स किस तरह से है। तो हम जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स तो अच्छी तरह से हम पहचानते हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, तो डायगोनल तो हो नहीं सकती। अब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। अच्छा, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को आप देखते ही पहचान सकते हैं। होता क्या, अगर मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स है तो सबसे पहले जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 0 होते हैं, यानी सारे यहाँ पर 0 होंगे। और यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पर होगा a तो यहाँ पर होगा -a उसका अपोजिट, यहाँ होगा अगर b तो यहाँ पर होगा -b, और अगर यहाँ पर होगा मान लीजिए -c तो ये होगा c, यानी ये इसके एंटी होंगे, अपोजिट साइन। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, यहाँ -5 तो यहाँ 5, यहाँ 8 तो यहाँ -8 है ना, यहाँ 12 तो यहाँ -12। तो ये कैसी होगी, ये होगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको देखकर ही शॉर्टकट का यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको कर तो नहीं दिखाना है। अदरवाइज़ आप इसको करना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे, तब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखेंगे कि सेम मैट्रिक्स आएगी विथ माइनस साइन, और जो इसकी डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको पहचान के करेंगे तो बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए अब 62 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा हुआ है। इसमें पूछता है कि इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n एंड b इज़ ए मैट्रिक्स such that ab dash and ba dash are both defined then order of matrix b क्या होगा। हमारे पास ये तो क्लियरली हमें दिया हुआ है कि जो a है उसका जो ऑर्डर है वो m/n है। हमें b का ऑर्डर बताना है, तो हम b का ऑर्डर मान लेते हैं भाई वो p/q है। ठीक है, p/q मान लेते हैं। अब वो कह रहा है कि a b डैश और b a डैश बोथ डिफाइन होने चाहिए। अगर b का ऑर्डर ये है तो b ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाता है, वो हो जाएगा q/p हो जाएगा। करेक्ट। अब ये कहता है कि a यहाँ पर है हमारा a b डैश, तो a b डैश का मतलब ये हुआ कि a m/n और b डैश का ऑर्डर क्या हो गया q/p। तो ये डिफाइन कब होगा, जब इसके कॉलम यानी n इसके रो के बराबर हो, व्हेन n शुड बी इज इक्वल टू q। करेक्ट। दूसरा ये पूछता है कि व्हेन b डैश a इज, ये भी डिफाइन होना चाहिए, b डैश a भी डिफाइन होना चाहिए। तो b डैश का हमने लिखा ऑर्डर क्या होता है, ये होता है q/p है ना, इंटू a। अब a क्या है हमारा m/n। तो ये भी कब डिफाइन होगा, जब इसके रो इसके कॉलम के बराबर होंगे, यानी व्हेन p इज इक्वल टू क्या होगा m होगा। करेक्ट, ये होना चाहिए और ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने b का जो है ऑर्डर क्या माना था, वो माना था p/q। तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है m और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p की जगह हम लिख सकते हैं m और q की जगह हम लिख सकते हैं n। तो यहाँ पर हमें वही पूछा है, हम p q हमें जो m/n की फॉर्म में पूछा है तो वही बताएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। तभी ये a b डैश और b a डैश डिफाइन होंगे, उस कंडीशन में है ना, इसका जो ऑर्डर होगा वो m/n होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, जिसके अंदर कहा गया है कि a एंड b आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश किस तरह की मैट्रिक्स होगी, ये हमें बताना होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पूछा है यहाँ पर ए बी डैश बी ए डैश के बारे में। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 63। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए बी डैश और बी ए डैश को हम मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी डैश माइनस बी ए डैश है ना, इसको बताना है किस तरह की मैट्रिक्स आएगी। तो इसका क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं लेट इट इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर हम x का ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर वो x ही आएगा तो सिमेट्रिक होगा, और वो -x आएगा तो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो यानी हम लेंगे ए बी डैश माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है ये चेक करना सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी डैश इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश इसका ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं यहाँ पर हमारे को मालूम है कि अगर हम a माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो उसको हम लिखते हैं a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अगर ये प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम जानते हैं। ठीक है, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। तो उसी हिसाब से हमने इसको ओपन कर दिया।
अब हम एक और बात जानते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इसके लिए भी रूल क्या था कि ए बी का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अच्छा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, सेम मैट्रिक्स हो जाता है, तो हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया कि ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स ही आती है। ठीक है, अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज को हमने एक्स लिया था तो ये हो गया माइनस एक्स, यानी एक्स का ट्रांसपोज लिया हमने तो अब क्या आया, माइनस एक्स आया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा अगर इसमें है तो देख सकते हैं हम इसको, तो हमारा ऑप्शन जो है इसके अंदर इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज योर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 64। If A is a square matrix such that A square is I and A minus I cube plus A plus I cube minus 7I की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी व्हेन ए स्क्वायर इज़ आई। तो हमारे को एक फार्मूला है, उस फार्मूले का अगर हम यूज़ करें, फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे हम। ओके, ये फार्मूला छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ हो जाए ये पूरी वैल्यू हो जाएगी ए स्मॉल ए, ये स्मॉल बी। इसको समझते हुए इस फार्मूले को आप ओपन करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू ए माइनस आई, ओके, प्लस ए प्लस आई। ओके, तो इसको हमने कर दिया ए प्लस बी। अब उसके बाद ए स्क्वायर यानी ए माइनस आई स्क्वायर प्लस ए प्लस आई स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज ए माइनस आई ए प्लस आई। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आई और आई तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। इसको ओपन करेंगे तो दिस इज बिकम ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2ai। ओके, अब इसको ओपन करेंगे तो अगेन दिस इज ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ai। करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरह से अभी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2a। अब देखिए एक चीज़ हमें दी हुई थी, ए स्क्वायर की वैल्यू है आई, तो ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, आई। अच्छा, आई का स्क्वायर भी क्या होता है, आई होता है। अच्छा, माइनस 2ai एंड प्लस 2i कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और आई स्क्वायर क्या होता है, ये आई होता है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ये ए स्क्वायर आई है तो आई लिख देंगे यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, और आई स्क्वायर क्या होता है, वो भी आई होता है। करेक्ट। अच्छा, माइनस यहाँ पर हमारा ये चल रहा था दैट इज़ -7a, -7a। तो यहाँ पर इसको भी छोड़ना नहीं है, दिस इज 7a। अब ये कंप्लीट है तो यहाँ पर आपका -7a। अभी एक आई से एक आई तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a और यहाँ पर हो जाएगा 4i। ओके, और ये -7a, तो दिस बिकम 8ai -7a। करेक्ट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद तो मैट्रिक्स रह जाती है, तो हो जाएगा 8a -7a। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास a। तो अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, इसके अंदर 64। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो a है ना, दिस इज़ योर 64 एंड द ऑप्शन इज़ a। तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है, इस एक्सप्रेशन का a आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया a। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। फॉर एनी टू मैट्रिसेस a एंड b वी हैव। अच्छा, ये बताइए अगर कोई मैट्रिक्स हैं, कोई भी दुनिया की दो मैट्रिक्स हैं, तो आप हमेशा ये कह सकते हैं, अगर आप 100% कोई बात कह सकते हैं तभी हम उसके ऊपर टिक करेंगे। तो क्या a और b हमेशा हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा सिर्फ तब होता है जब वो कॉम्यूटेटिव होती हैं, यानी कुछ मैट्रिसेस के साथ ये चीज़ पॉसिबल होती है। और हमेशा ये भी नहीं होता कि दोनों ना बराबर हों, क्योंकि बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती हैं। तो 100% ना तो ये केस होता है ना ये केस होता है। इन जनरल हम ऐसा नहीं लिख सकते, ना ऐसा लिख सकते हैं और ना ये ऐसा लिख सकते हैं। और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो हमेशा, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। इट विल गिव यू समटाइम्स अ फाइनाइट मैट्रिक्स। ओके, तो ना ये पॉसिबल है ना ये हमेशा पॉसिबल है। ये अपनी अपनी कंडीशन में पॉसिबल तो हैं, है ना, ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन इन जनरल नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देन होगा नन ऑफ द अबाव। करेक्ट।
चलिए, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ काफ़ी नॉलेज आपकी चेक होने वाली है। देखिए इसके अंदर जो है आपका एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस है, तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, इसका बहुत डिफरेंस होता है, दोनों में एक डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को यहाँ आप क्लियर हो जाएगा। इसका जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड में, यहाँ दो मैट्रिक्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इस कॉलम 2 में, ठीक है, तो वो यहाँ तो लगेगी, क्लियरली आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ किस मैट्रिक्स में लगाना है दैट डिपेंड्स अपॉन कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स होती है उस पर तो लगेगा, लेकिन राइट हैंड साइड वाली जो एक्सट्रीम राइट होती है उसके ऊपर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। करेक्ट। तो इसके अंदर आप ऑप्शन आप देखें तो यहाँ पर आपका जो आपका x है, यानी ये जो वैल्यू है ना, तो इसके ऊपर अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे आप कॉलम 2 में, C2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो कॉलम 1 तो सेम रहेगा, यानी अगर ये 1 2 है तो यहाँ पर 1 2 ही रहना चाहिए कॉलम में। तो यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 1 0, ये 1 0, और आगे आप देखेंगे तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो पहले से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा x पर और लगेगा क्या C2 पर। तो यहाँ पर अगर C2 पर लगेगा तो C1 तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ C1 देखिए चेंज हो गया है, चेंज हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ना तो A हो सकता और ना ही इसका ऑप्शन B हो सकता। ठीक है, तो स्मार्टली आप देखेंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके दो ऑप्शन जो हैं बाद में ये आप देखें, तो इसके अंदर जो देखेंगे आप कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है सेम है, यानी ये ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि हमारी जो एक्सट्रीम जो मिडल जो मैट्रिक्स है वो सेम रहनी चाहिए, उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा। तो हमारी जो मिडल जो मैट्रिक्स थी, तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो मिडल मैट्रिक्स है हमारी दिस 1 -1 0 1, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज़ होनी चाहिए। तो इन दो ऑप्शन में क्या ऐसा कोई हमें देखने को मिल रहा है? तो देखेंगे आप क्लियरली यहाँ पर 1 -1 0 1 है ना, 1 -1 0 1, तो ये सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने चेंज कर दिया, तो चेंज होगी नहीं, ये रहेगी। तो विदाउट डूइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन हमने अपनी नॉलेज से ये पता लगा लिया कि इसका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहे लगाएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ C2 पर लगा हुआ है और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ C2 पर लगा हुआ है, तो उसको बिना किए हुए ही हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो इतना ही सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये 67 भी है, जिसके अंदर हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब हम जानते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी होती हैं, तो आपके पास लेफ्ट साइड के साथ साथ जो आपका राइट साइड का लेफ्ट वाला मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो बी वाली है वो आपकी एज इट इज़ रहेगी। तो अगर आप चेक करें, है ना, बी वाली अगर आप जो ये बी मैट्रिक्स जो यहाँ पर दी हुई ये आपकी एज इट इज़ होनी चाहिए, यानी 2 0 1 1 होनी चाहिए यहाँ पर। तो 2 0 1 1 यहाँ पर है, 2 0 1 1 यहाँ पर है, 2 0 1 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इन दोनों पर ट्रांसफॉर्मेशन लगना चाहिए, और लगना चाहिए किसमें? R1 में, यानी R2 तो R2 सेम रहना चाहिए, R2 यानी ये वाली जो रो है ये सेम होनी चाहिए दोनों। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये रो है ये सेम है क्या? यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये कट गया। अच्छा, अब ये दो ऑप्शन रह गए आपके पास 2 0 1 1 2 0 1 1। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स थी, अब यहाँ पर देखें आप, क्योंकि मैंने कहा था कि R1 में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, तो R2 सेम होना चाहिए, R2 यानी 3 3 होना चाहिए। तो दो ऑप्शन जो बचे हैं उसके अंदर आप 3 3 देखो इसके अंदर, तो इसके अंदर 3 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 3 नहीं है। ठीक है, तो कई चीज़ें मैं आपको बताया जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हम ये देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लग कहाँ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि R1 में लग रहा है तो R2 में कोई चेंज नहीं होगा ना, तो R2 में तो ये तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो A करेक्ट होगा। ठीक है, पहले हमने ये देखा कि B में कोई चेंज नहीं है, उससे हमने इसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये चेंज हो गया। उसके बाद हमने देखा कि R2 में दोनों में चेंज आना चाहिए, है ना, R1 में चेंज आना चाहिए, R2 सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 3 3 है, 0 3 है ना, और यहाँ पर 3 3 है, 0 3 है, तो ये लेकिन हम पहले इसको एलिमिनेट कर चुके हैं। 3 3 है, 0 ये हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर चेंज आ गया, और यहाँ पर 3 3 यहाँ नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा? यहाँ पर बचा। ठीक है, और हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाए बगैर ही इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है,
अब इसका दिस इज वॉज दी ओके, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, यानी 67 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, और 2021-22 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं और कम्प्लीटली आपको बनाता रहूँगा। तो अगर आपको ये हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।